नेक्स्ट टॉपिक है इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़। शुरू से पढ़ते आए हैं। इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ जो है सेट ऑफ क्रोनिक इन्फ्लामेटरी जीआई डिसऑर्डर है, जिसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस भी आ जाता है और क्रोहन्स डिजीज़। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने केस प्रेजेंट किया है। 13 ईयर ओल्ड की बच्ची है, 7 मंथ उसको हिस्ट्री है डायरिया की, सेंट्रल क्रैम्पी एब्डोमिनल पेन के साथ, लेथार्जी भी है, वेट लॉस भी हुआ है उसका, अनीमिक भी है। इन्वेस्टिगेशन पे उसका ESR भी एलिवेटेड है, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट बढ़ा हुआ है, सी रिएक्टिव प्रोटीन भी बढ़े हुए हैं, लेकिन एल्बुमिन लो है। अच्छा, स्टूल एग्जामिनेशन पे कोई बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं है, ना ओवा, ना सिस्ट, ना पैरासाइट। स्मॉल बावल followed through upper endoscopy and colonoscopy confirms the diagnosis। ठीक है, अपर जीआई एंडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी से डायग्नोस हुआ है कि इसको इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ है। तो इसमें सबसे पहले क्रोहन्स डिजीज़ और अल्सरेटिव कोलाइटिस, यही दो मेजर इडियोपैथिक इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ हैं बच्चों की। इसमें बहुत से फीचर्स कॉमन हैं, लेकिन क्रोहन्स डिजीज़ और अल्सरेटिव कोलाइटिस दोनों में मतलब काफ़ी एक जैसे फीचर्स हैं, जैसे डायरिया, पेन, एब्डोमिनल पेन के अलावा फीवर, ब्लड लॉस। ठीक है, अब इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ की वजह तो नहीं पता, लेकिन एबनॉर्मल या अनकंट्रोल्ड जेनेटिकली डिटरमाइंड इम्यूनोलॉजिक या इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स जब होता है किसी इन्वायरमेंटल एंटीजन ट्रिगर के नतीजे में, पॉसिबली कोई वायरस या बैक्टीरिया, वो इसमें रिस्पॉन्सिबल है, उसके अगेंस्ट एक इम्यूनोलॉजिक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, क्रोहन डिजीज़ किसी भी पार्ट ऑफ द जीआई को अफेक्ट कर सकती है, हमेशा पढ़ते आए हैं, माउथ टू एनस कहीं पे भी हो सकती है क्रोहन डिजीज़। लेकिन अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है सिर्फ कॉलोनिक डिजीज़ है, कॉलन की है। अब इस इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ का पीक इंसिडेंस बच्चों में जो है ना सेकंड डिकेड ऑफ लाइफ में होता है, जब वो 20 साल के हों। ठीक है, सेकंड डिकेड। अच्छा, टेबल 12.4 में कंपैरिजन है क्रोहन डिजीज़ का और अल्सरेटिव कोलाइटिस का। इसमें आपने जो चीज़ें याद रखनी है कि सबसे पहला फीचर जो मलेज, फीवर होना और वेट लॉस होना, ये दोनों में ही कॉमन है। जो रेक्टल ब्लीडिंग होती है ना, वो क्रोहन में कभी कभार होती है, लेकिन अल्सरेटिव कोलाइटिस है ही कॉलन की डिजीज़, तो उसमें रेक्टल ब्लीडिंग कॉमन है। ठीक है, इसी तरह एब्डोमिनल मास लेकिन क्रोहन डिजीज़ में कॉमन है, अल्सरेटिव में नॉट प्रेजेंट, नहीं होता। पेन, एब्डोमिनल पेन दोनों में होता है। पेरी एनल डिजीज़ क्रोहन में कॉमन है, ये थोड़ा सा याद रखिएगा, पेरी एनल डिजीज़ क्रोहन में कॉमन होती है। फिर कॉम्प्लिकेशंस भी इसी में ज़्यादा होती हैं, एनल कॉम्प्लिकेशंस वहाँ पे रेयर है। इलियल इन्वॉल्वमेंट को कंपेयर करें तो इलियम की इन्वॉल्वमेंट क्रोहन डिजीज़ में कॉमन है, लेकिन अल्सरेटिव कोलाइटिस में नॉन बैकवॉश इलियाइटिस होता है। ठीक है, बैकवर्ड इलियम की इन्फ्लामेशन। रेक्टल इन्वॉल्वमेंट क्रोहन में ओकेजनली होगी, लेकिन अल्सरेटिव में हमेशा होगी। रेक्टम इन्वॉल्व यूनिवर्सल है। स्ट्रक्चर्स कॉमनली क्रोहन में बनते हैं, अनयूजुअल हैं अल्सरेटिव में। फिस्टुला भी क्रोहन में कॉमनली है, अल्सरेटिव में वेरी रेयर। स्किप लेशंस, एक लेशन है, डिजीज़ म्यूकोजा वगैरह इन्फ्लामेशन हो रही है, बीच में नहीं है, फिर नहीं है, ये हमें कॉमनली क्रोहन में ऐसा पैटर्न मिलता है, स्किप लेशंस। अल्सरेटिव में ऐसा नहीं होता। ट्रांसम्यूरल इन्वॉल्वमेंट यूजुअली क्रोहन डिजीज़ में होती है, अल्सरेटिव में ट्रांसम्यूरल इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, यानी पूरा जो है सारी लेयर्स अफेक्ट हो, ये क्रोहन डिजीज़ में अफेक्ट होती हैं। ठीक है, अल्सरेटिव में सिर्फ म्यूकोजा और सब म्यूकोजा अफेक्ट होते हैं। इसी तरह अब क्रिप्ट एब्सेस को कंपेयर करें। क्रिप्ट एब्सेस क्रोहन डिजीज़ में वेरिएबल है, लेकिन अल्सरेटिव में अनयूजुअल, उसमें नहीं, क्योंकि उसमें ट्रांसम्यूरल ही नहीं है, तो क्रिप्ट भी नहीं होगी वहाँ पे, लेकिन वेरिएबल है क्रोहन्स में। इंटेस्टाइनल ग्रेन्यूलोमा, ये भी क्रोहन में कॉमनली हमें मिलते हैं, अल्सरेटिव में रेयरली होंगे। कैंसर का रिस्क बहुत ज़्यादा ग्रेटली इंक्रीज अल्सरेटिव कोलाइटिस में है, क्रोहन में भी इंक्रीज है, लेकिन ग्रेटली अल्सरेटिव में। एरिथमा नोडोजम क्रोहन में कॉमन है, वहाँ लेस कॉमन है। माउथ के अराउंड पे अल्सर्स क्रोहन्स में कॉमन है। ठीक है, ऑटो इम्यून हेपाटाइटिस लेकिन अल्सरेटिव कोलाइटिस में कॉमन है, क्रोहन में रेयर है। स्क्लेरोसिंग कोलिंजाइटिस अल्सरेटिव में कॉमन है, क्रोहन में रेयर है। पेरी न्यूक्लियर एंटी न्यूट्रोफिल साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी पॉजिटिव 70% हमें अल्सरेटिव कोलाइटिस में मिलती है, लेस देन 20% ये क्रोहन में होगी। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएटिंग टेबल है बिटवीन द अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रोहन डिजीज़।
पहले तो हमेशा डेफिनेशंस को कंपेयर किया जाता है कि क्रोहन डिजीज़ क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है जिसमें इन्फ्लामेशन होगी इंटायर गट को ये इन्वॉल्व कर सकती है फ्रॉम माउथ टू एनस, प्राइमरीली स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन को। जबकि अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है जिसमें सिर्फ जो है कॉलन इन्वॉल्व होता है। ठीक है, फिर आप इस तरह भी कंपेयर कर सकते हो एटियोलॉजी को कि क्रोहन फीमेल में ज़्यादा कॉमन है बनिस्बत मेल के। ठीक है, और स्मोकिंग के साथ उसकी ज़्यादा एसोसिएशन है। लेकिन अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है वो मेल्स और फीमेल में एक जितनी ही है कॉमन, और उसमें अल्सरेटिव में स्मोकिंग का प्रोटेक्टिव इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, वो उसको प्रिवेंट करती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इसके लिए स्मोकिंग करना शुरू कर दें। ठीक है, लोकेशन देखें, मैंने आपको बताया माउथ टू एनस कहीं पे भी क्रोहन हो सकती है, कॉमनली स्मॉल इंटेस्टाइन टर्मिनल इलियम में होती है। लेकिन अल्सरेटिव जो है ना वो रेक्टम को इन्फ्लेम करेगी, प्रोक्टाइटिस होगा। सिग्मोइड कॉलन और रेक्टम दोनों इन्वॉल्व होंगे तो प्रोक्टोसिग्मोइडाइटिस होगा। पूरा कॉलन इन्वॉल्व होगा तो पैन कोलाइटिस होगा। ठीक है, ट्रांसम्यूरल इन्फ्लामेशन होती है क्रोहन में, स्किप लीजन्स होती हैं, नॉन केजिएटिंग ग्रेन्युलोमा, कॉबल स्टोन अपीयरेंस हमें मिलती है, रेगुलर एब्सेस मिलता है। लेकिन अल्सरेटिव में म्यूकोजा और सब म्यूकोजा सिर्फ इन्वॉल्व होगा, इन्फ्लेम होगा, कोई स्किप लेशन नहीं है, कोई ग्रेन्युलोमा नहीं है, क्रिप्ट एब्सेस है और सूडोपोलिप है। लॉन्ग टर्म रिस्क कैंसर का कितना है, क्रोहन में इंक्रीज्ड है लेकिन अल्सरेटिव में ग्रेटली इंक्रीज्ड है। मलेज, फीवर, वेट लॉस, ये सब मैंने आपको बताया कि क्रोहन में कॉमन है, उसमें कभी कभार होता है अल्सरेटिव में। रेक्टल ब्लीडिंग क्रोहन में कभी कभार होती है, अल्सरेटिव में हमेशा होगी। एब्डोमिनल पेन दोनों में होता है। एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन और कॉम्प्लिकेशंस में आप एक निमोनिक याद कर लें। क्रोहन में आप ये निमोनिक याद रखें, पाई सैक। पाई सैक पी से पेरिएनल डिजीज़ होती है, इसमें एनल फिशर, फिस्टुला, एरिथमा नोडोजम, स्ट्रक्चर्स, एपिथस अल्सर, आर्थराइटिस, कैल्शियम ऑक्सालेट स्टोन, रीनल स्टोन। ठीक है, पाई सैक निमोनिक है क्रोहन का। अल्सरेटिव में आप याद रखें निमोनिक यू पास्ट कोलाइटिस, यू यानी यूवियाइटिस होता है इसमें, पास्ट में पायोडर्मा गैंग्रियोनोजम, ए से एनकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस, एस से प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस, टॉक्सिक मेगाकोलोन एंड कोलन कार्सिनोमा। ठीक है, अच्छा, क्रोहन में हमें स्ट्रिंग साइन मिलती है रेडियोग्राफी पे, अल्सरेटिव में हमें लेड पाइप अपीयरेंस मिलती है। ठीक हो गया, अब आ जाए क्लिनिकल फाइंडिंग्स पे। तो यहाँ पे इसने बताया है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस में जो बच्चे हैं उनमें ब्लड इन द स्टूल 100% होगा, उनको एब्डोमिनल पेन 95% और उनको टेनेस्मस यानी इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन ऑफ स्टूल 75% होगा। जबकि क्रोहन डिजीज़ में बच्चों में ऑफन सटल होता है, क्रोहन डिजीज़ में सिर्फ उनको क्रैम्पी एब्डोमिनल पेन होगा, अननोन ओरिजिन का फीवर, वेट लॉस और ब्लडी डायरिया, आर्थराइटिस जो कि जीआई मैनिफेस्टेशन को प्रीसीड करेगा। ठीक है, अब एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन जो है क्रोहन में ज़्यादा कॉमन होती हैं, फीवर, स्टोमेटाइटिस, एपिथस अल्सर, वेट लॉस, डिलेड ग्रोथ एंड सेक्सुअल डेवलपमेंट, आर्थरेल्जिया, पॉलीआर्टिकुलर आर्थराइटिस, प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस, मेनली इन अल्सरेटिव कोलाइटिस, ये वाली अल्सरेटिव में ज़्यादा कॉमन। क्रोनिक एक्टिव हेपेटाइटिस, सैक्रोइलियाइटिस, बायोडर्मा गैंग्रियोनोजम, एरिथमा नोडोजम, नेफ्रोलिथियासिस, यूवियाइटिस या एपिस्क्लेराइटिस एंड गॉलस्टोन्स। ठीक है, ये ओवरऑल इसकी एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशंस हैं। जो निमोनिक मैंने आपको बताया उसके अकॉर्डिंग अलग करके भी मैंने आपको कॉम्प्लिकेशंस बता दी, एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन। अच्छा, जब डायग्नोसिस जो है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ की, उसमें केयरफुल हिस्ट्री और एग्जामिनेशन नीडेड होती है। एक्सरे जब हम करवाते हैं ना तो उसमें हमें डबल एयर कंट्रास्ट बेरियम इनेमा जो है वो डेमोन्स्ट्रेट करेगा डिफ्यूज़ कॉलोनिक लेशंस और सूडो पॉलिप फॉर्मेशन हमें अल्सरेटिव कोलाइटिस में। ठीक है, हम एक्सरे करवाएंगे डबल एयर कंट्रास्ट बेरियम इनेमा के साथ। तो अगर बच्चे को अल्सरेटिव कोलाइटिस होगी ना तो उसमें हमें डिफ्यूज़ कॉलोनिक लेशंस मिलेंगी और सूडो पॉलिप फॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन अगर वो क्रोहन डिजीज़ होगा तो उसमें हमें फोकल इलियल और या फिर कॉलोनिक इन्वॉल्वमेंट मिलेगी स्किप लेजन्स के साथ। स्किप लेजन्स होंगी, कहीं होगा कहीं नहीं होगा। रेक्टम इसमें अफेक्ट नहीं होगा, रेक्टल स्पेयरिंग होगी।
और सेगमेंटल नैरोइंग मिलेगी, इस चीज़ को हम स्ट्रिंग साइन कहते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्गिट्यूडनल अगर अल्सर मिल रहे हैं तो ये इंडिकेट करेगा कि दिस इज़ क्रोहन्स डिजीज़। ठीक है, सूडो पॉलिप फॉर्मेशन है, डिफ्यूज कॉलन इन्वॉल्व हुआ है, अल्सरेटिव कोलाइटिस। फोकल इलियल इन्वॉल्वमेंट है या कॉलोनिक इन्वॉल्वमेंट विद स्किप लीजन, रेक्टम स्पेयर, सेगमेंटल नैरोइंग, स्ट्रिंग साइन एंड लॉन्गिट्यूडनल अल्सर, तो ये क्रोहन डिजीज़ है। एंडोस्कोपी भी इसमें हेल्पफुल होती है म्यूकोजा को विजुअलाइज करने के लिए और बायोप्सी लेने के लिए, तो हम एंडोस्कोपी भी करवाते हैं। ठीक है, हिस्ट्री एग्जामिनेशन हो गया, एक्सरे देखा हमने, और एंडोस्कोपी की जाती है। इसके अलावा भी हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, सीबीसी पे अनीमिया मिलती है, प्लेटलेट्स एलिवेटेड होंगे, ESR सी रिएक्टिव प्रोटीन बढ़ा हुआ होगा, अल्बुमिन, सीरम ट्रांस अमाइनेजेस, ये भी हमें करवाने होते हैं ताकि न्यूट्रिशनल स्टेटस देखें, लिवर डिजीज़ देखें। अच्छा, इसमें सीरोलॉजी भी करवाई जाती है जो उसने मेंशन नहीं की। अल्सरेटिव कोलाइटिस में ना हमें N का पॉजिटिव मिलता है, क्रोहन डिजीज़ में हमें S का पॉजिटिव मिलता है। N का अल्सरेटिव कोलाइटिस में एंटी न्यूट्रोफिल साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी, क्रोहन डिजीज़ में एंटी सैकेरोमाइसिस सेरेविसे एंटीबॉडी S का। ठीक है, इसी तरह हम एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन भी करवाते हैं, CT इमेजिंग, ताकि एब्सेस को देखें और थिकन्ड बाउल वाल्स को। अपर GI एंडोस्कोपी वही बात, ईसोफेगस, स्टमक, डुओडेनम को देखने के लिए, और बायोप्सी लेंगे विद कोलोनोस्कोपी, कॉलन के बायोप्सी और टर्मिनल इलियम की, तो उससे फिर कंफर्म होगी डायग्नोसिस। ठीक है, ये इस तरह से हम इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ की डायग्नोसिस बनाते हैं। अब डिफरेंशियल डायग्नोसिस में क्या आता है, ऐसी पिक्चर मिल रही है, तो ये क्रोनिक बैक्टीरियल या पैरासाइटिक कॉज भी हो सकता है डायरिया का, जैसे क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल, कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनाई, यर्सीनिया एंटेरोकोलाइटिस, अमीबियासिस, जार्डियासिस। इसी तरह SLE, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस, रियोमाटॉइड आर्थराइटिस। ठीक है, ये भी हो सकता है। मैनेजमेंट देखें, मेडिकल ट्रीटमेंट जो है, मेडिकल क्योर अल्सरेटिव कोलाइटिस का कोई अवेलेबल नहीं है। ट्रीटमेंट हमारा यही एम होता है कि हम सिम्टम को कंट्रोल करें और रिस्क ऑफ रिकरेंस को रिड्यूस करें। सबसे पहले डाइट में जो है बच्चे के लिए हाई प्रोटीन, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट देनी होती है, नॉर्मल अमाउंट ऑफ फैट के साथ, एडिक्वेट कैलोरिक इनटेक होना चाहिए। उसमें रफेज की अमाउंट डिक्रीज़ दी जाती है, रफेज फाइबर जो है डिक्रीज़ दिया जाता है। लैक्टोज नहीं दिया जाता क्योंकि उसकी पुअर टॉलरेंस है इन द एक्टिव डिजीज़, तो लैक्टोज हम अवॉइड करेंगे। विटामिन्स, आयरन, जिंक भी देने हैं। इसके अलावा है नॉन एब्जॉर्बेबल सैलिसाइलेट डेरिवेटिव्स, ये ड्रग्स हैं जिसमें सल्फसालाजीन, ये इफ़ेक्टिव होती है माइल्ड केस में, लोकल इसका एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट होता है कॉलन पे। सल्फसालाजीन हम 50 to 75 मिलीग्राम पर kg पर 24 आवर 2 to 4 डिवाइडेड डोजेस में देंगे, मैक्सिमम 2 से 4 ग्राम दे सकते हैं पर 24 आवर्स में। ठीक है, सल्फसालाजीन ये एक नॉन एब्जॉर्बेबल सैलिसाइलेट डेरिवेटिव है। इसी तरह प्रोबायोटिक्स भी इफ़ेक्टिव होते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस की रेमिशन को मेंटेन करने के लिए। ये रेमिशंस इंड्यूस नहीं करते ड्यूरिंग द एक्टिव फ्लेयर, जब एक्टिव डिजीज़ चल रही है उस वक्त रेमिशन नहीं करवाएंगे, वैसे हम मेंटेनेंस के तौर पे प्रोबायोटिक्स देते हैं ताकि वो रेमिशंस ना होने दें। इसके अलावा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, अगर बहुत ज़्यादा सिवियर इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है तो हम स्टेरॉइड देंगे, प्रेडनिसोलोन 1 to 2 मिलीग्राम पर kg पर 24 आवर, मैक्सिमम 40 to 60 मिलीग्राम दिया जा सकता है, और ये सिर्फ वंस डेली दी जाएगी मेडिसिन। ठीक है, एज़ाथायोप्रीन, बहुत से बच्चे जिनको डिजीज़ रिक्वायर करती है फ्रीक्वेंट कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी, उनको हम इम्यूनोमोड्यूलेटर्स पे रखते हैं, जैसे एज़ाथायोप्रीन 2 to 2.5 मिलीग्राम पर kg पर डे, या 6 मरकैप्टोप्यूरिन 1 to 1.5 मिलीग्राम पर kg पर डे। ठीक है, ये इम्यूनोमोड्यूलेटर्स हैं, तो बार बार अगर स्टेरॉइड देना पड़ रहा है तो उसके बजाय हम ये इम्यूनोमोड्यूलेटर्स पे रखते हैं। इसी तरह मेट्रोनिडाजोल का भी रोल अब बता रहा है कि अब जो क्रोहन डिजीज़ है जिसमें पेरिएनल इन्वॉल्वमेंट हो गई है तो उसमें फिर हमें मेट्रोनिडाजोल यूज़ करनी होती है। ठीक है, क्रोहन डिजीज़ ऑफ द कॉलन में भी ये इफ़ेक्टिव है, 15 से 30 मिलीग्राम पर kg पर डे देना होता है 3 डिवाइडेड डोज में। इसी तरह जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, फ्लोरोक्विनोलोन, उसका भी ऐसा ही सिमिलर थेरेप्यूटिक इफेक्ट है मेट्रोनिडाजोल की तरह। साइक्लोस्पोरिन
साइक्लोस्पोरिन एक पावरफुल इम्यूनोसप्रेसेंट है और ये भी इफ़ेक्टिव है सिवियर किस्म के स्टीरॉयड रेजिस्टेंट अल्सरेटिव कोलाइटिस में। स्टीरॉयड से भी फ़ायदा नहीं हुआ तो हम साइक्लोस्पोरिन देते हैं। इसका साइड इफ़ेक्ट और रैपिड रिलीज़ आफ्टर डिसकंटिन्यूशन आर कॉमन। ठीक है, सिवियरली अफेक्टेड अगर है ना पेशेंट, सिर्फ उसी में देंगे जब सर्जिकल ट्रीटमेंट प्लान किया जा रहा हो, तभी हम साइक्लोस्पोरिन देते हैं। ठीक है, लास्ट है इन्फ्लिक्सिमाब एंटी साइटोकाइंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें दिए जाते हैं। इन्फ्लिक्सिमाब ये इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है, लॉन्ग टर्म रेमिशन में यूज़ होता है। ठीक है, तो फार्माकोथेरेपी आपको समझ आ गई। वैसे ट्रीटमेंट में हमने कंट्रोल करना है सिम्टम को, रिकरेंस को रिड्यूस करना है और न्यूट्रिशन को ऑप्टिमाइज़ करना है। फार्माकोथेरेपी में हम अमीनोसैलिसाइलेट जो सल्फसालाजीन है माइल्ड केस में देते हैं। एक्यूट एक्सासर्बेशन हुई है और रेमिशन इंड्यूस करवाने के लिए हम स्टीरॉयड देते हैं। लॉन्ग टर्म रेमिशन के लिए हम ये इन्फ्लिक्सिमाब देते हैं। मेट्रोनिडाज़ोल जो है ये हम इन द ट्रीटमेंट ऑफ क्रोहन डिजीज़ यूज़ करते हैं, स्पेशली फॉर पेरी एनल इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, अब आ जाए सर्जरी पे। सर्जिकल ट्रीटमेंट में वैसे अगर आसान लफ्ज़ों में बताऊं तो अल्सरेटिव कोलाइटिस में टोटल प्रोटोकोलेक्टमी कर देंगे, पूरा जो है रेक्टम और कॉलन निकाल देंगे। जबकि क्रोहन डिजीज़ में सर्जिकल थेरेपी सिर्फ तभी कंसीडर की जाती है अगर परसिस्टेंट ब्लीडिंग हो रही है या एब्सेस बन गया है, फिस्टुला जो मेडिकल थेरेपी से इम्प्रूव नहीं हो रहा, तो ही हम क्रोहन में सर्जरी करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, क्रोहन डिजीज़ इज़ नॉट क्योर्ड बाय सर्जरी। अल्सरेटिव में सर्जरी करनी होती है, कोलेक्टमी करेंगे इंट्रैक्टेबल डिजीज़ में, कॉम्प्लिकेशन ऑफ थेरेपी या फल्मिनेंट डिजीज़ जो मेडिकल से फ़ायदा नहीं हो रहा। तो 70% पेशेंट जो क्रोहन डिजीज़ के होते हैं उनमें सर्जरी रिक्वायर्ड होती है अगर उनको इंट्रैक्टेबल सिम्टम्स हो रहे हैं, इनकरेज ग्रोथ एंड सेक्सुअल मैच्योरेशन। अल्सरेटिव कोलाइटिस में सर्जरी तब इंडिकेटेड होगी अगर अनकंट्रोल्ड हेमरेज हो रही है, टॉक्सिक मेगाकोलन, अनरिलेंटिंग पेन एंड डायरिया, ग्रोथ फेलियर, हाई ग्रेड म्यूकोजल डिस्प्लेजिया और मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। ये इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस अगर हो अल्सरेटिव कोलाइटिस में तो सर्जरी करेंगे। ठीक है, तो इस तरह की अगर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस में तब ही हम सर्जरी करेंगे। एक तो अनकंट्रोल्ड हेमरेज, टॉक्सिक मेगाकोलन, अनरिलेंटिंग पेन एंड डायरिया, ग्रोथ फेलियर, हाई ग्रेड म्यूकोजल डिस्प्लेजिया या मैलिग्नेंट ट्यूमर्स डेवलप हो गए हैं तो हम सर्जरी करते हैं। ठीक है, प्रोग्नोसिस है लास्ट में। क्रोहन डिजीज़ में वैसे मोर्टेलिटी लो होती है, पहले 7 साल में 2% चांसेस होते हैं मोर्टेलिटी के, लेकिन इसमें मॉर्बिडिटी हाई है। ठीक है, डिज़ीज़ का बर्डन 20% को माइल्ड डिजीज़ होती है, 20% को सीवियर डिजीज़ होती है। अच्छा, अल्सरेटिव में वैसे गुड प्रोग्नोसिस है। 5% पेशेंट्स जो होते हैं जिनको टॉक्सिक मेगाकोलन होता है तो उनकी हमें इमीडिएट कोलेक्टमी करनी होती है, कॉलन निकालना होता है। 20 से 40% जो पेशेंट हैं वो रिक्वायर करते हैं कोलेक्टमी ड्यू टू पैनकोलाइटिस, एनीमिया एंड हाइपोएल्बुमिनीमिया। ठीक है, 5% में हम टॉक्सिक मेगाकोलन की वजह से कोलेक्टमी कर लेते हैं इमीडिएटली, अच्छी प्रोग्नोसिस है। 20 से 40% में हम कोलेक्टमी क्यों कर रहे होते हैं अल्सरेटिव में, उनको पैनकोलाइटिस हो जाता है, पूरा कॉलन इन्फ्लेम, या अनीमिया हो जाती है, या हाइपोएल्बुमिनीमिया हो जाता है। ठीक हो गया, दैट्स इट। तो ये हमने पूरा जो है डिटेल में डिस्कस किया इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़, अल्सरेटिव कोलाइटिस एज वेल एज क्रोहन्स डिजीज़। और इसमें एक और बात याद रखिएगा कि फ्लेयर अप के दौरान